चलिए, पिछली वीडियो में जैसे हमने लिटरेरी क्रिटिसिज्म की ट्रिप्स की बात करी थी, इस वीडियो में हम एलिजाबेथन एज को डिटेल में देखेंगे। देखिए, एलिजाबेथन एज का टाइम पीरियड है 1558 टू 1603। दोबारा कर लेते हैं, 1558 टू 1603। ये इट इज मार्क्ड बाय इंग्लिश रेनेसा। इसकी क्या क्वालिटी है? रेनेसा। लिटरेचर और ड्रामा कैसे ग्रीक और क्लासिकल आइडियल्स को फॉलो करता, जैसे आपके इसमें नोटेबली शेक्सपियर, मार्लो, स्पेंसर। शेक्सपियर, मार्लो, स्पेंसर। की फीचर्स इंक्लूडेड एक्सपैंडेड वोकैबुलरी। ये किसका यूज करते हैं? एक्सपैंडेड वोकैबुलरी का। जैसे आपकी दो टर्म्स है, यूफिज्म है ना? एक आपका जॉन लिली ने दिया और एक शेक्सपियर का आपका लिटरेरी टर्म है ना? तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आना जरूरी है। एक बात करता है कैसे वोकैबुलरी को एक्सपैंड करते हैं। एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म कैसे एक्सप्लोर किया गया उस टाइम पे? पहले आपका थियोसेंट्रिक वर्ड था, अब आपका ह्यूमन सेंट्रिक वर्ड है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स, सोनेट का यूज किया जा रहा है, ब्लैंक वर्स का किया जा रहा है, एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है। ठीक है। एंड द ब्लेंड ऑफ क्लासिकल एंड नेटिव लिटरेरी ट्रेडिशंस। इट इज अ मिक्सचर, अमालगमेशन हो रहा है क्लासिकल का भी और नेटिव लिटरेरी ट्रेडिशंस का। तो ये इसकी खास बात थी। छोटा छोटा हम पढ़ेंगे ताकि आपको बोर भी ना लगे और आपको एक ओवरव्यू मिल जाए, एक आइडिया मिल जाए। ठीक है। फिर हम देखते हैं इसी एज में सिडनी एंड एपोलॉजी फॉर पोइट्री लेके आते हैं। क्वेश्चन जहां से आ सकते हैं, एपोलॉजी ऑफ पोइट्री, पहला क्वेश्चन यही पूछ सकते हैं, किसके रिस्पॉन्स में लिखी बताओ भाई? स्टीफन गोसन के। आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1579 में आया था द स्कूल ऑफ एब्यूज। आर्ग्यू करते हैं इसमें पोइट्री की सुपरियरिटी, क्योंकि आपके स्टीफन गोसन क्या कहते हैं? पोइट्री बहुत बुरी है, मदर ऑफ लाइज है। लेकिन फिलिप सिडनी कहते हैं पोइट्री टीचेस, पोइट्री डिलाइट्स एंड मूव्स बेटर देन हिस्ट्री और फिलोसफी। है ना? पिछले वक्त में हमने देखा था कैसे अरिस्टोटल प्लेटो के अगेंस्ट में जा रहे थे, और यहाँ पे हम देख रहे हैं सिडनी गॉसन के अगेंस्ट में जा रहे हैं और बता रहे हैं सबको कि पोइट्री पढ़ाती है, खुशी देती है। ये किसने कहा था? हॉरेस ने भी कहा था, इंस्ट्रक्ट एज वेल एज डिलाइट and moves better than history or philosophy. It is superior, क्योंकि हिस्ट्री तो सिर्फ पास्ट के बारे में बताती है, बट पोइट्री इंडिकेट्स यू अबाउट प्रेजेंट ऑल्सो, अबाउट फ्यूचर ऑल्सो। फिलोसफी जो है ट्रुथ के बारे में बताती है, पर पोइट्री प्रोफेस नहीं करती कि आई वुड ओनली टेल ट्रुथ। है ना? वो तो एक इमेजिनेशन है। तो इमिटेशन को वो एक इंफीरियर कॉपी नहीं मानते। Similar, आपको दिख रही है similarity between Aristotle thoughts and Sidney's thoughts in relation to this? So he advocates creative imitation, कि वो imaginative truth making के लिए बहुत जरूरी है। उसको क्या करते हैं? एडवोकेट। एडवोकेट मतलब सपोर्ट करते हैं। आपको वोकैबुलरी भी यूजीसी नेट के लिए अच्छी आनी चाहिए। सपोर्ट सबको पता है, एडवोकेट करते हैं, है ना? तो क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, उसके लिए लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। एज इमेजिनेटिव ट्रूथ मेकिंग, किस तरीके से हम इमेजिनेशन को क्या कर सकते हैं? ट्रुथ, ट्रुथ इमेजिनेशन तो है पर ट्रुथ को बना सकते हैं पोइट्री के थ्रू। मोरल पावर पोइट्री की बात करते हैं सिडनी। पोइट्रीज एथिकल कैपेसिटी टू इंस्पायर वर्च्यू। वर्च्यू को क्या करती है? इंस्पायर करती है ना? वर्च्यू मतलब अच्छाई। बाय फ्यूजिंग, कैसे करती है? ब्लेंड कर देती है प्लेजर को और इंस्ट्रक्शन को। तो पोइट्री की क्या है ये? एथिकल कैपेसिटी है कि वो फ्यूज कर रही है प्लेजर को और इंस्ट्रक्शन को। ठीक है, और आपके अंदर अच्छाई ला रही है। तो पोइट, देखो, किसी भी चीज का ना यूज और मिसयूज पर डिपेंड करता है। आप चाकू ले लो, सर्जन भी यूज करता है फॉर देयर टूल्स ताकि पेशेंट को ठीक करे, और आपका वही मर्डरर भी यूज करता है किसी को मारने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि पोइट्री बुरी थी, पोइट्री का आप किस तरीके से यूज कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ जैकोबियन एज के बारे में, माय डियर फ्रेंड्स। जैकोबियन एज 1603 टू 1625 है। रिवाइज कर लिए एक बार। एलिजाबेथन है 1558 टू 1603। इसके बाद हमारी आ जाती है जैकोबियन एज 1603 टू 1625।
अरे जैकोबियन वर्ड कहाँ से आया? जेम्स फर्स्ट। तो जेम्स फर्स्ट जब गद्दी पे चढ़े, एक्सेशन हुआ, तो आपका आया जैकोबियन पीरियड विच फॉलोज द एलिजाबेथन era और preceded by Elizabethan age, and it is marked by, जैसे एलिजाबेथन हमने एज देखा था ना, marked by Renaissance, Jacobean age is marked by darker, more cynical drama। आप उठा लीजिए जॉन वेबस्टर का, क्या, डचेस ऑफ माल्फी, बहुत डार्क ड्रामा है, पोइट्री है, इंसेस्ट रिलेशन भी बताया, इवन कार्डिनल बसोला आप पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो वेबस्टर, डन और बेन जॉनसन जो है जैकोबियन पीरियड के मेजर ड्रामेटिस्ट और पोइट हैं। बेन जॉनसन का वॉल्पॉन इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, कैसे ग्रीड दिखाई है उन्होंने, है ना। और बेन जॉनसन का क्वेश्चन आ सकते हैं किसके लिए जाने जाते हैं? कॉमेडीज ऑफ ह्यूमर्स के लिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कॉमेडी ऑफ मैनर्स के लिए कौन जाने जाते हैं। यस, यू हर्ड इट राइट, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। जैकोबियन पीरियड जो है वो क्लासिकल स्ट्रक्चर की बात करता है, अगर बेन जॉनसन को देखें, है ना। और ये किसकी बात करता है? बेन जॉनसन और अपने वर्क्स में सटायर का यूज करते हैं, और काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था कैविलियर पॉइंट्स पे। कैविलियर पॉइंट्स क्या है, इसको सर्च करिए। देखिए, यूजीसी नेट इज मोर अबाउट एक्सप्लोरिंग, इट इज मोर अबाउट एक्सप्लोरिंग रादर देन लर्निंग और मेमोराइजिंग। अब जितना एक्सप्लोर करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, उतना आपको आइडिया मिलता जाएगा। योर नॉलेज विल बी एनहांस्ड डे बाय डे। यू विल a drastic you will see a drastic change in the in your knowledge। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिस्टोरेशन एज। रिस्टोरेशन एज ड्राइडन पर अगर हम आए, ड्राइडन इज अ बिग राइटर, रिस्टोर हुए थे आपके चार्ल्स टू। एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइसी की बात करता है, किसकी बात करता है? एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइसी। तो इसमें ड्राइडन का ही लिटरेरी क्रिटिसिज्म का एक इम्पॉर्टेंट वर्क है, ये रिस्टोरेशन एज का कह लो, जहां से क्वेश्चन पक्का पक्का आ सकते हैं। तो ड्राइडन जो है वो डिफेंड करते हैं इंग्लिश ड्रामा को ओवर फ्रेंच, ठीक है। और क्या करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं मिक्स्ड फ्लोर्स को, जैसे शेक्सपियर करते हैं ना। सैमुअल जॉनसन ने लिखा प्रीफेस टू शेक्सपियर, वहां पर वो क्या बोल रहे हैं, जैसे आपकी ट्रेजेडी और कॉमेडी, क्योंकि लाइफ क्या है, सुख सुख नहीं चलता, दुख दुख नहीं चलता, दोनों का ब्लेंडिंग है, वैसे इंग्लिश ड्रामा भी। ही एडवोकेट्स द मिक्स्ड प्लॉट्स, emphasizes the role of imagination and rationalizes Shakespeare's irregularities। शेक्सपियर की irregularities को क्या करते हैं? रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज मतलब जस्टिफाई करते हैं, कि बताते हैं कि वो क्यों सही है। और इसके बाद पोप्स का एसे ऑन क्रिटिसिज्म में, अगर हम नियो क्लासिकल एज में जाएं, तो ही एडवोकेट्स बैलेंस। आपका जो नियो क्लासिकल एज है वो बात ही करता है डेकोरम की। हॉरेस क्लासिकल राइटर से इंस्पायर्ड है ना, हमने हॉरेस का पढ़ा था। ही एडवोकेट्स टेस्ट, नेचर एज गाइडिंग प्रिंसिपल। नेचर वो वाला नहीं, आपका वर्ड्सवर्थ का नेचर नहीं, बल्कि बल्कि ह्यूमन नेचर एंड सेंसिबल रूल्स। तो उनका गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है? नेचर और ह्यूमिलिटी, कि आपको अच्छे से रहना है, बिहेव करना है वेल, एंड सेंसिबल रूल्स फॉर क्रिटिक्स। ही स्ट्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ एंशियंट ऑथर। देखो, नियो क्लासिकल नाम ही कैसे पढ़ा, यू आर फॉलोइंग द क्लासिकल, नियो मीन्स न्यू एंड क्लासिकल मीन्स क्लासिक राइटर्स। तो यहाँ पे एंशियंट ऑथर्स को फॉलो किया जा रहा है, तो उसके इम्पोर्टेंस को स्ट्रेस किया जा रहा है। और पॉप्स की एसे ऑन मैन की अगर बात करें, ये क्वेश्चन आ सकता है यूजीसी नेट में डियर फ्रेंड्स। एसे ऑन मैन नाम है, लेकिन है क्या ये जॉनर? यस, इट इज अ पोइट्री, फिलोसॉफिकल पोएम। तो मैं आपको रिलेट भी कर रही हूँ जो जो चीजें मेरे दिमाग में आ रही है, जैसे वर्ड्सवर्थ की फिलोसॉफिकल पोएम कौन सी है? यस, रेक्लूज। रेक्लूज का हमने एक पढ़ा था थर्ड पार्ट, एक्सकर्जन, जो कि अनफिनिश्ड है। बुक्स पूछ सकते हैं, एक्सकर्जन 9 लेटर्स है, 9 बुक्स है, प्रेल्यूड 14 बुक्स है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन याद रखने हैं, माइंड में हो जाएगा धीरे धीरे। पोप एसे ऑन मैन फिलोसॉफिकल पोएम है विच एक्सप्लोर्स ह्यूमन नेचर एंड द यूनिवर्स। एडवांसिंग द नोशन, क्या ये एडवांसिंग क्या सिखाना चाहती है, प्रमोट क्या करना चाहती है? वट एवर इज राइट। तो जो भी
ऐसा इनका जैसे आपका मिल्टन का है ना, टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, वैसा ही पोप ऐसे उन मैन में कह रहे हैं टू विंडिकेट द राइट्स ऑफ मैन, कि जो भी भगवान कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई भलाई है। तो ये जो एनलाइटनमेंट थिंकर्स है, चाहे आपके पोप होए, बेकन होए, क्योंकि 18th सेंचुरी एज को एज ऑफ बेकन कहा जाता है, एज ऑफ सेटायर कहा जाता है, एज ऑफ पोप कहा जाता है, सॉरी बेकन नहीं कहा जाता, बेकन अभी हम आगे पढ़ेंगे। और बेकन के 4 आइडियल्स क्या है पूछ सकते हैं। बेकन ने नोवम ऑर्गेनम में 4 टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल फैलिसीज को आइडेंटिफाई किया। क्वेश्चन आ सकता है नोवम ऑर्गेनम, दैट इज वो बताते हैं अपने 4 आइडियल्स के बारे में, वो क्या है। तो TCMT, ये कैसे याद रखोगे, MCT स्क्वायर ऐसे याद रख सकते हो। तो मार्केट प्लेस, आइडल्स ऑफ द ट्राइब, आइडल्स ऑफ द केव, आइडल्स ऑफ द थिएटर। पूछ सकते हैं कौन से 4 आइडल्स बताते हैं बेकन के नोवम कैनन में, इसको डिटेल में पढ़ के आप मुझे बताएंगे ये है क्या। आइडल्स ऑफ द ट्राइब, आइडल्स ऑफ द केव, आइडल्स ऑफ द मार्केट प्लेस, आइडल्स ऑफ द थिएटर। दैट ऑब्सक्योर ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, तो ये फैंटेसीज है जो ऑब्सक्योर कर रही है। ऑब्सक्योर मतलब ये रोक रही है, ये बाधा ला रही है, ये रिस्ट्रिक्ट कर रही है। किसको कर रही है, ऑब्जेक्टिव ट्रुथ को, सच्चाई को। ठीक है, जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे, डाउट्स होंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना। उसके बाद एनलाइटनमेंट थिंकर्स में डियर फ्रेंड्स होब्स आते हैं। होब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट लेके आते हैं। क्या कहते हैं होब्स के विचारों के बारे में समझते हैं। He argues that in a state of nature, humans are violent and selfish. आपने वो एक सुना है ना कि कंट्री जो है वो नेचर ने बनाई थी और हमने उसको तबाह कर दिया। तो गॉड ने तो सब कुछ परफेक्ट बनाया था, वी पीपल डिस्ट्रॉयड इट। तो वैसा ही आपके वो कह रहे हैं कि ह्यूमंस जो है वो वायलेंट होते हैं, वो सेल्फिश होते हैं। Only a strong sovereign can ensure order through an implicit contract. ध्यान से सुनना बात। तो जितने आपके लिवाइथन थे, या आगे हम लोक एंड रूसो के बारे में भी पढ़ेंगे, जॉन लॉक, ये एनलाइटनमेंट थिंकर्स थे। इनका मानना था एक स्ट्रॉन्ग पावर का होना जरूरी है हमारे ऊपर। जैसे अगर हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, हमारा काम करने का मन नहीं करता है ना, जब पता है कि छुट्टी है, संडे है, हम आराम करते हैं। वैसे ही होप्स का कहना था दुनिया तबाह हो जाएगी अगर एक स्ट्रॉन्ग सॉवरेन ना हो, अगर एक स्ट्रॉन्ग पावर हमारे ऊपर ना हो जो एंश्योर कर सकती है ऑर्डर को। कैसे करेगी, थ्रू एन इम्प्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जो इम्प्लिसिट होना चाहिए, जो हमारे माइंड को सिग्नल दे सके कि ऐसा नहीं करना। ठीक है, then we will talk about John Locke and Rousseau social contracts. सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो लोक ने दिया वो नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया। लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी। रेवोल्यूशन अगेंस्ट टायरनी इज जस्टिफाइड। जॉन लॉक ने क्या कहा, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट दिया कि जितने भी हमारे नेचुरल राइट्स हैं, हमारी लाइफ को सॉवरेन पावर सिक्योर करेगी, लिबर्टी को करेगी, एज वेल एज प्रॉपर्टी को करेगी। और जो टायरनी है ना, जो टायरनी इतना तानाशाह अगर कोई मोनार्की कर रही है तो उसके खिलाफ हमको लड़ना है। और वो जस्टिफाई किया इन्होंने, रेवोल्यूशन अगेंस्ट टायरनी इज जस्टिफाइड, कि वो जरूरी है, कोई भी तानाशाह हम पे रूल नहीं करेगा, है ना। Then we will study about Rousseau. What Rousseau says about social contract. Interesting. चलिए पढ़ते हैं। Social contract Rousseau बताते हैं for general will. He believes in man's natural goodness corrupted by the society. नोबल सैवेज का कॉन्सेप्ट डियर फ्रेंड्स रूसो ने ही दिया। यस, आपके दिमाग में आ रहा है। चलिए, तो नॉर्मल सैवेज क्या होता है, देखिए हम है ना, मतलब अंदर से बहुत अच्छे हैं, हम गुड है, हमारी नेचुरल गुडनेस है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं समाज में हम कपट, छल, चालाकी, ये सब चीजें सीखते हैं। तो रूसो ने भी बताया कि कैसे आपके नेचुरल गुडनेस सोसाइटी से करप्ट हो सकती है। उसके बाद 18th सेंचुरी में ही आपके इम्पोर्टेंट एसेइस्ट हैं टैटलर एंड स्पेक्टेटर। ये पीरियोडिकल्स आपके टैटलर जो है स्टील ने दिया, और स्पेक्टेटर एडिसन और स्टील दोनों ने दिया। ठीक है, दे शेप्ड इंग्लिश प्रोज स्टाइल। इन्होंने शेप किया कैसे इंग्लिश का प्रोज स्टाइल बदल सकता है, और हम पब्लिक ओपिनियन को भी बदल सकते हैं। इन्होंने ऐसे फॉर्म को पॉपुलराइज किया दुनिया में,
क्या किया? ऐसे फॉर्म को पॉपुलराइज किया, मॉरलाइज किया ऑन डेली लाइफ, उनको लेक्चर्स दिए, तभी कहते हैं ना कि इन्होंने किस तरीके से मिक्स कर दिया दोनों चीजों को, मोरालिटी को विद देयर लेसन्स, ठीक है, सोसाइटी के लेसन्स। तो जब भी एडिसन और स्टील की बात आएगी आपको ये याद रखना है, एडिसन और स्टील ने शेप किया इंग्लिश प्रोज को, लोगों के ओपिनियंस को, एंड दे पॉपुलराइज द एसे फॉर्म। मॉन्टेग्ने से इंस्पायर हुए बेकन भी और ये भी। मॉरलाइज्ड ऑन डेली लाइफ, लेक्चर्स दिए, डिडैक्टिक बनाया इसको, डिडैक्टिक समझते हैं ना, एंड sought to educate the urban middle classes, very very important। कैसे इन्होंने क्या किया? एजुकेट करना स्टार्ट किया अर्बन मिडिल क्लासेस को, विट से और रीजन से। तो टेम्पर, तड़का लगाया विट और रीजन का, ठीक है। विट मतलब, विट मतलब बताना, WIT, एंड रीजन रैशनैलिटी, है ना। चलिए, इसके बाद कुछ और एनलाइटनमेंट थिंकर्स पढ़ते हैं और फिर एंड करते हैं। एडमंड बर्ग, आपका क्वेश्चन आ सकता है। एडमंड बर्ग, इन्होंने लिखा था फिलोसफिकल इंक्वायरी ऑफ द सबलाइम एंड द ब्यूटीफुल करके इनका वर्क है। फ्रेंच रेवोल्यूशन करके भी है, जो क्वेश्चन पक्का पक्का आ सकते हैं नोटेबली। की थ्योरिस्ट हैं ये, जो कहते हैं सबलाइम के बारे में। सबलाइम का ऑन द लॉन्जाइनस भी हमने पढ़ा है पिछली वीडियो में, आप जरूर देखना लिटरेरी क्रिटिसिज्म के टिडबिट्स में। तो इनका बस ये यहाँ तक इम्पोर्टेंट है ना। उसके बाद मैरी वोllstonecraft, पायनियर, पायनियर मतलब जो इसका मेन फोर्स थी फेमिनिस्ट थॉट का, एडवोकेटिंग फीमेल्स राइट्स, वुमेन्स राइट्स एंड एजुकेशन। कौन से वर्क में? सबसे इंपॉर्टेंट, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1792 में आया था ये वर्क। ये क्रिटिक्स करता है बर्ग का ट्रेडिशनलिस्ट व्यूज को। किसको क्रिटिक करता है? बर्ग्स के ट्रेडिशनलिस्ट व्यूज को। एडमंड बर्ग जो है आपके, वो ट्रेडिशन पे चलते हैं, पर मैरी वोllstonecraft रूसो और एडमंड बर्ग को क्या करती है? रिजेक्ट करती है और बोलती है फीमेल्स के पास भी पावर है, उनको भी इक्वल राइट्स देने चाहिए एज कंपेयर टू मेन, ठीक है। देन वी हैव हेगल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ मार्क्स। ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, आज के लिए इतना बहुत है। एंड इफ यू वांट टू टेक लेक्चर्स फ्रॉम मी रिगार्डिंग यूजीसी नेट, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मेरा नंबर 9919110996 है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसको डाल दूंगी। और I will prepare for your UGC NET, as I have cleared UGC NET thrice and JRF recently, as well as other exams like GATE, CTET, HTET. तो आपको कुछ भी information चाहिए, do contact me. Thank you so much.